इवन एवरी मैन हैज राइट टू प्रोटेक्ट हिज रेपुटेशन। हर पर्सन को ये अधिकार है कि उसको कोई डिफेम ना करे सोसाइटी में। पर आपको ये कितने नंबर ऑफ एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि जहां पर कोई पर्सन जो है सुसाइड भी कमिट कर लेता है जस्ट बिकॉज कि उसको डिफेम किया जा रहा था, अननेसेसरली उसको हरास किया था, डिफेमिंग किया था। तो वो डेफेमेशन जो है एक वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है उसकी। और अगर कोई भी पर्सन उस वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को लाइक हर्ट करने वाला है या उसको लाइक कहीं ना कहीं उसकी रेपुटेशन को हर्ट करने वाला है, तो वो उसके पास कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हम लोग जज भी नहीं कर पाते। कई बार इस हमारे सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। वो पर्सन सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। अगर उसने सुसाइड कमिट कर लिया तो फिर वो ऑलमोस्ट जो हमारा इंडियन पैनल कोड हमने किया था दैट इज सेक्शन 305 एंड 306 उसमें फॉलो करेगा, अबैटमेंट टू कमिट सुसाइड के रिगार्डिंग। तो आपके के कारण अगर किसी की डेथ होती है तो वो कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अलग हो जाते हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंसेस में फॉल करते हैं। बट यहाँ पर डेफेमेशन की अगर बात करें तो डेफेमेशन जस्ट इज कंसीडर्ड एज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी फॉर एवरी मैन एंड दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोटेक्ट हिज ओन रेपुटेशन। और डेफेमेशन जो है चाहे आप ओरली कर लो चाहे आप रिटन में कर लो, क्योंकि मेरे पास दो वर्ड यूज किए गए, लेबल एंड स्लैंडर। तो इसलिए डेफेमेशन कैन बी बाय वे ऑफ ओरल स्टेटमेंट और बाय वे ऑफ इन ए रिटन फॉर्म, लाइक रिटन स्टेटमेंट भी आप दे सकते। और एक पर्सन दूसरे पर्सन की रेपुटेशन को डैमेज कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो दैट इज द डेफिनेशन। यहाँ पर एक और वर्ड लिखा गया कि द ऑफेंस ऑफ इंजरिंग अ पर्सनस कैरेक्टर, फेम और रेपुटेशन बाय फॉल्स और malicious statement is also considered to be a defamation। ये भी इन्होंने कवर कर दिया कैरेक्टर को, उसकी फेम को, जो उसने नाम कमाया, गुडविल कमाई है, फेम और रेपुटेशन। आप फॉल्स और मेलिशियस स्टेटमेंट भी दे रहे हो तो उसके कारण अगर ये तो ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा वाइड अप किया गया है। उसमें वो कैरेक्टर वर्ड भी यूज किया, उसने फेम वर्ड यूज किया, उसने रेपुटेशन वर्ड भी यूज किया। और तो अगर अगर तीनों को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं वो सिनोनिमस वर्ड ही है। कैरेक्टर एक पर्सनल वो रहता है और फेम जो आपने गुडविल कमाई है सोसाइटी में, और समथिंग सेम इज लाइक ए रेपुटेशन, तो उसको भी यहाँ पर एड अप किया गया है, उसको वाइड अप किया गया है। तो स्टेटमेंट जब भी आपकी हो गई, डेफर्मेशन स्टेटमेंट जब भी हो गई, इट में बी इन रिटन फॉर्म और इट में बी इन ओरल स्टेटमेंट, लाइक ओरल वर्जन में भी आप बोल सकते हो स्पोकन। दैट इज यहाँ पर दो वर्ड यूज किए गए, स्लैंडर एंड द लेबल, दो वर्ड यूज किए गए। जो परमानेंट फॉर्म में होता है जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं, विच कैन बी इन ए विजिबल फॉर्म, दैट इज अ लेबल। और हमारे ईयर में एक स्लैंडर होता है जो जिसके कारण हम लोग इजीली किसी भी वॉइस को सुन सकते हैं और वो हमारे माइंड तक वो आगे मैसेज पहुंचाता है, दैट इज स्लैंडर। वैसे यहाँ पर वर्ड स्लैंडर भी रखा गया है। स्लैंडर दैट मींस ओरल है, जो लेवल है दैट इज मींस वो विजिबल फॉर्म में है, तो वो थिएटर में भी हो सकता है, वो बाय वे ऑफ ड्राइंग भी हो सकता है, बाय वे ऑफ कोई भी अदर फॉर्म में भी हो सकता है जो विजिबल इन नेचर की हो, उसको हम लोग देख सकें। और ये दोनों फॉर्म में भी हो सकते हैं विजिबल, लाइक कोई पिक्चर चल रही है उसमें जो वर्ड बोले जा रहे हैं दैट इज अ स्लैंडर, हमारे कान को हमें दिख रहे हैं, और जो पिक्चर दिख रही है दैट इज अ लेबल, वो विजुअल फॉर्म में है, वो परमानेंट फॉर्म में है। तो डेफर्मेशन कैन इंक्लूड बोथ द टर्म्स आल्सो। तो यहाँ पर दो डेफर्मेशन की उसके रिगार्डिंग डिफरेंसेस है, लेबल एंड स्लैंडर के रिगार्डिंग। यहाँ पर वर्ड फर्स्ट जो है इट इज एड्रेस टू द आईज, द लेबल इज ऑलवेज एड्रेस टू द आईज, हम लोग आंखों से देख सकते हैं। Whereas slender it is always addressed to the ears, हम लोग सिर्फ कानों से सुन सकते हैं, हम देख नहीं सकते। इट इज इन ए ओरल और स्पोकन वर्ड्स में हम बात करें। सेकंड थिंग यहाँ पर वर्ड लिखा गया है कि डेफामेटरी स्टेटमेंट्स हैं इज मेड इन सम परमानेंट एंड विजिबल फॉर्म में होने चाहिए जो लेबल है, क्योंकि आंख से देखना है परमानेंट फॉर्म होगी, विजिबल फॉर्म होगी, तभी हम लोग देख सकते हैं। लाइक आप राइट कर रहे हो, आप पेंट कर रहे हो बाय वे ऑफ पिक्चर, बाय वे ऑफ किसी भी फॉर्म में है, वो परमानेंट फॉर्म होगी आपकी। जबकि स्पोकन वर्ड जो है वो कभी परमानेंट फॉर्म नहीं होते, डेफामेटरी वो स्टैंडर्ड टाइप्स होते हैं। तो डेफामेटरी स्टेटमेंट्स मेड बाय स्पोकन वर्ड्स और whether visible or audible, like gesture, hissing or such other things, तो वो
कहीं ना कहीं अलग है, तो दोनों में मिक्सअप भी होता है वहां पे, जैसे मैंने आपको कहा था। यहाँ पे जो लेबल है वो एक्शनेबल टॉट है, एज वेल एज वो क्रिमिनल ऑफेंस भी माना जाता है, क्योंकि परमानेंट है, वी हैव अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एज वेल। बट एनी जो स्लैंडर है वो सिर्फ सिर्फ आपकी सिविल इंजरी को हर्ट कर रहा है, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस, अदरवाइज वो इन जनरल अगर बात करें तो वो सिविल नेचर का ऑफेंस है। यहाँ पर एक्शनेबल टॉट है, क्योंकि लेवल जो है एक्शनल टॉट है वो एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस है, इसलिए वो ये एक्शनेबल है, वो पर से एक्शनेबल है, ये एक्शनेबल पर से विदाउट एनी प्रूफ, क्योंकि वो ऑलरेडी परमानेंट फॉर्म में है, बिना प्रूफ के भी आप सूट फाइल कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड अगर बाय स्पोकन वर्ड है, जब तक आपको एक्चुअल डैमेजेस नहीं होते तब तक तो आप उसको प्रूव नहीं कर पाओगे। तो ऑन द अदर हैंड सिलेंडर में यू हैव टू प्रूव दैट कि वहां पर एक्चुअल डैमेजेस हुए हैं, उसके बोलने के कारण, उसने जो स्पोकन वर्ड्स बोले हैं उसके कारण मुझे हर्ट हुआ है, रेपुटेशन मेरी हर्ट हुई है और एक्चुअल में मुझे डैमेजेस हुए हैं सोसाइटी में। तो यू हैव टू प्रूव दोज डैमेजेस, तो इसलिए ये एक्शनेबल पॉलिसी नहीं है, आपको पहले वो प्रूव करना पड़ेगा फिर आप सुन पाएंगे। यू हैव टू लाइक नाउ वी हैव अ एलिमेंट ऑफ डेफेमेशन, कुछ एलिमेंट्स है हमारे, लाइक द स्टेटमेंट शुड बी मेड, बिना स्टेटमेंट के कुछ नहीं होता। स्टेटमेंट में भी इन एनी विजिबल फॉर्म, जिसको आप रीड कर सकते हो, विजिबल रिप्रेजेंटेशन होती है वो। तो स्टेटमेंट कैन बी बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और इंटेंडेड टू बी रेड, or by signs or by visible representation. We have example, for example, A is asked, who stole B's diamond ring? कि B की रिंग किसने चुराई? A points to C. A ने सिर्फ पॉइंट किया, बोला नहीं, जस्ट ही पॉइंट्स, उसने फिंगर कर दी C की तरफ, intending to cause everybody to believe, जो वहां पर प्रेजेंट थे उनको ये बिलीव हो कि सिर्फ C ने ही उसकी डायमंड रिंग चुराई है। This is a defamation. This is a defamation. तो ये ओरल फॉर्म में है, तो ये, और उसने पॉइंट आउट किया, तो ये दोनों है, स्लैंडर भी है, बेसिकली ये स्लैंडर फॉर्म में है। द सेकंड इज की स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, जिसे सूट फाइल किया, ये जनरल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए कि सभी चोर हैं, नो। अगर मैं कहता हूँ सिर्फ ये पर्टिकुलर एक्ट चोर है तब डेफेमेशन है, गांव में सभी चोर है तो दैट इज नॉट अ डेफेमेशन। तो स्टेटमेंट, जो डेफेमेटरी स्टेटमेंट, इट शुड बी रेफर टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट इज अ प्लेंटिफ। The defamatory statement must refer to the person, class of persons, or trustee of a company. Class of person चाहे कोई particularly एक रिलीजन के पर्सन वहां पर अगर रहते तो वहां पर एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन को भी अटैक कर सकते, चाहे वो सिख है, चाहे वो हिंदू है, चाहे ज्यू है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे कोई भी है, चाहे मुस्लिम है, चाहे क्रिश्चियन है। अगर पूरी लोकेलिटी में कुछ पार्ट ऑफ पर्सन, क्लास ऑफ पर्सन वहां पर रहते हैं, चाहे किसी भी क्लास का हो, चाहे वो जनरल क्लास का हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का हो, तो क्लास ऑफ पर्संस और द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, किसी को भी कर सकते हो। सो रेफरेंस जब भी होगा, मे बी एक्सप्रेस भी होता है और इम्प्लाइड भी होता है। ये आपने जो स्टेटमेंट दिए में भी एक्सप्रेस और में भी इम्प्लाइड फॉर्म, और जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि प्लेंटिफ हैज टू बी मेंशन्ड बाय नेम। ये जरूरी नहीं कि प्लेंटिफ को बाय नेम ही इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल इनडायरेक्ट इन्यूंडो जिसको बोलते हैं, इन्यूंडो, तो वो एक टाइप का एक इनडायरेक्ट वे में भी डेफिनेशन है, जो जरूरी नहीं बाय नेम ही हमेशा उसको कॉल किया जाए। वी कैन स्टिल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दैट स्टेटमेंट कि ये एक्स की ही बात कर रहा है, तो वो डेफामेटरी स्टेटमेंट होगी। जो डेफामेटरी स्टेटमेंट जिसके बारे में हम दे रहे हैं, चाहे वो पर्सन जो है वो लिविंग है, चाहे वो डेड है, हर पर्सन की रेपुटेशन होती है, डेड पर्सन की भी रेपुटेशन होती है, लिविंग पर्सन की तो है। तो जो पर्सन जिसके अगेंस्ट हम डेफामेटरी स्टेटमेंट दे रहे हैं, मे बी अ लिविंग पर्सन, a creature, or maybe a dead. लेकिन अगर वो पर्सन डेड है तो उसके बिहाफ पे कोई तो सूट फाइल करेगा, तो डेफेमेशन सूट ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन कैन बी फाइल ओनली इफ द पर्सन फाइलिंग द सूट हैज एन इंटरेस्ट और नॉट, अदरवाइज नहीं। फादर किसी का डेड है, उसके फादर को आप हर्ट कर रहे हो, तो उसका नेबर नहीं सूट फाइल करेगा, उसका बेटा ही सूट फाइल करेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है मेरे फादर मिले। वो कह रहे मेरे फादर जो है उसकी रेपुटेशन है, आपने हर्ट की है, तो दैट सन हैज एन इंटरेस्ट इन दैट फादर्स गुडविल।
तो स्टेटमेंट जब भी होगी प्लेंटिफ की होगी, प्लेंटिफ चाहे लिविंग है चाहे डेड है, उसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर डेड पर्सन है तो उसको रिप्रेजेंट उसके फैमिली मेंबर करेंगे जिसका उसके नाम में इंटरेस्ट है या फिर उसकी गुडविल में इंटरेस्ट है। सेकंड, स्टेटमेंट मस्ट बी डेफामेटरी। अगर वो स्टेटमेंट डेफामेटरी नेचर की नहीं है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप यू कैन नॉट क्लेम। तो डेफामेशन स्टार्ट्स विद समवन्स लाइक मेकिंग अ स्टेटमेंट जिसमें किसी की रेपुटेशन हर्ट हो रही है। अगर कोई पर्सन डेफामेटरी स्टेटमेंट दे रहा है, वो हेल्ड उसको लायबल तभी ठहराएंगे अगर उसमें एक्चुअल में स्टेटमेंट डेफामेटरी वर्ड्स हैं, जिसके कारण आपकी गुड ओपिनियन सोसाइटी में डिमिनिश हुई है, कम हुई है, आपकी रेपुटेशन हर्ट हुई है इन द आई ऑफ अदर्स। आपकी खुद की आईज में बात नहीं कर रहा, नॉट अ रेपुटेशन इन ऑन योर ओन आईज, रेपुटेशन इन द आईज ऑफ अदर पर्सन हु आर अ रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई पर्सन कहता है मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, आप अच्छे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दूसरे लोग कहेंगे कि आप अच्छे हो, वो रेपुटेशन है। तो अब्यूजिव लैंग्वेज अगर आप यूज करते हो may also be defamatory, like to call a hypocrite or a habitual drunkard person। आप सोसाइटी में कहते हो ड्रंकर्ड पर्सन है तो ऑब्वियसली अगर वो नहीं पीता तो अगर आप जानबूझकर उसको एलिगेशन कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वो गलत है, वो डेफामेटरी है। अगर उसकी रेपुटेशन हर्ट होती है, नॉट अदरवाइज। अगर ड्रंकर्ड को आप ड्रंकर्ड बोलोगे तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जितना मर्जी सूट फाइल कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने गुड फेथ में रियल पिक्चर को सामने रखा सोसाइटी में। इसलिए इसको ध्यान में रखना। A fuel station to understand what is defamatory or what is not. To say a motorist drives negligently is a defamatory. To criticize goods is not defamation. To say that a baker's bread is always unwholesome is defamatory। किसी को आप उससे उसकी गुडविल हर्ट होगी, रेपुटेशन कम होगी कि आपका जो बेसिकली जो ब्रेड है वो सबसे लाइक मार्केट में सबसे घटिया है, जबकि उसका बेटर है। आप वो ऐसा र्यूमर फैला रहे हैं, वो गलत है, तो उससे उसकी रेपुटेशन हर्ट होती है, डेफिनेटली वो सूट फाइल कर सकता है। To state that a person has not that degree of skill which he holds himself as possessing is defamatory। ये भी defamatory है। अगर कोई पर्सन वेल स्किल्ड पर्सन है और आप कहते हैं कि इसके उसमें कला ही नहीं है, जिसके कारण उसकी रेपुटेशन अगर सोसाइटी में गिर गई है या डिमिनिश हो गई है, तो डेफिनेटली इट इज अ डेफामेटरी। एंड सेकंड थिंग इज द अटेंशन ऑफ द रॉन्ग डूअर। उसके रिगार्डिंग अगर बात करें, so person making the defamatory statement knows that there are enough chances of other people believing the statement to be true। आपने डेफामेटरी स्टेटमेंट दी, आपने इस पर्पस के लिए दी कि दूसरे पर्सन आपकी स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव करिए वो ट्रू है, और उसका रिजल्ट क्या होगा, कॉजिंग इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन जिसको आप डिफेम कर रहे हो। तो टेंशन शुड बी देयर। फाइनली जो अगर बात करें तो स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स। जो स्टेटमेंट डेफामेटरी स्टेटमेंट गलत तो होनी चाहिए, जो अगर वो ट्रू है तो फिर वो डेफामेशन नहीं है, वो फॉल्स होनी चाहिए जो आपने स्टेटमेंट दी है। तो डेफामेटरी स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स बिकॉज द ट्रुथ इज द डिफेंस ऑफ डेफामेशन, इसलिए वो फॉल्स चाहिए हमें। स्टेटमेंट शुड नॉट बी प्रिविलेज्ड। हम लोग पढ़ेंगे कौन सी प्रिविलेज है कौन सी प्रिविलेज नहीं है, तो प्रिविलेज नहीं होनी चाहिए जहां पर खुद लॉ कहता है कि ठीक है आपने वो स्टेटमेंट दी है तो आपको प्रिविलेजेस है, क्योंकि वहां पर आपकी लाइबिलिटी को कोर्ट लॉ खुद प्रोटेक्ट कर रहा है, यू आर नॉट लाइबल। प्रिविलेज वन, आपने देखा होगा पार्लियामेंट में एक दूसरे मंत्री को क्या कुछ कहते रहते हैं, गलत डेफामेटरी वर्ड यूज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रिविलेज वर्ड है। एंड इट शुड बी पब्लिश्ड। जो स्टेटमेंट है शुड बी पब्लिश्ड। वो पब्लिश नहीं है तो कुछ नहीं है। आपने जिसको डिफेम करना सिर्फ उसी को वो स्टेटमेंट बोली है तो वो डेफामेशन नहीं है। इट शुड बी पब्लिश्ड मींस कि वो दूसरे लोगों को पता होना चाहिए, वो वायरल होनी चाहिए जो आप न्यूज दे रहे हो। स्टेटमेंट जो है अगर वो पब्लिश नहीं है तो वो कहीं भी डेफामेशन नहीं है। अगर थर्ड पर्सन को वो रीच ही नहीं कर रही, कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे आप थर्ड पर्सन को,
तो वो कोई भी डेफर्मेशन है, क्योंकि डेफर्मेशन जो होती है वो इन द आईज ऑफ अदर पर्सन होती है। अगर अदर पर्सन को वो कम्युनिकेट ही नहीं करे आप स्टेटमेंट, तो वो डेफर्मेशन नहीं है। इन महिंद्रा राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद का केस है, the defendant was held liable because he had sent a defamatory letter written in Urdu, despite knowing the fact that the plaintiff could not read Urdu, and ultimately the letter will be read by someone else. मुझे पता है कि वो, अगर मैं एक्स को लेटर सेंड कर रहा हूँ और मैं उर्दू में कर रहा हूँ जिसमें मैंने डेफामेटरी स्टेटमेंट लिखी है, मुझे पता है एक्स को पढ़ना ही नहीं आता उर्दू, तो दैट मीन्स वो किसी को पढ़ाएगा, ये उर्दू में है भाई प्लीज पढ़ के सुनाओ, और जो पढ़ेगा उसके कंटेंट को उसको पता लग जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिश हो गया, तो कोर्ट ने कहा भाई ये डेफामेटरी। थर्ड पर्सन बिलीव्स द डेफामेटरी स्टेटमेंट टू बी ट्रू, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब तक वो बिलीव नहीं, थर्ड पर्सन के सामने आपकी रेपुटेशन है, आपकी रेपुटेशन इतनी बेस्ट है सोसाइटी में कि अगर कोई पर्सन र्यूमर भी फैलाएगा तो सोसाइटी कहती नहीं हमें पता है ये र्यूमर है, वो ऐसा पर्सन ही नहीं है, तो दैट मींस आपकी रेपुटेशन हर्ट ही नहीं हुई। अगर सोसाइटी ये सोच रही है कि यस वो जो र्यूमर फैल रहा है वो सही है, तब आपकी रेपुटेशन कम होगी, अदरवाइज नहीं। तो जब आपकी रेपुटेशन कम होगी, डिमिनिश होगी, हर्ट होगी, तभी वो सूट फाइल कर सकते हो। तो थर्ड पर्सन बिलीव कि वो सही है, एंड स्टेटमेंट डेफिनेटली मस्ट कॉज इंजरी, मींस रेपुटेशन को हर्ट होना चाहिए यहाँ पर। तो स्टेटमेंट मेड शुड हार्म और इंजर द प्लेंटिफ इन सम वे, लाइक द प्लेंटिफ लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट मेड टू द, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। देन पब्लिकेशन, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। पब्लिकेशन जो है वो देखा जाए तो विदाउट पब्लिकेशन कुछ नहीं होगा। स्टेटमेंट जो डेफामेटरी है वो पब्लिश होनी चाहिए, थर्ड पर्सन को अगर नॉलेज होगी तभी वो डेफामेटरी, अदरवाइज नहीं है। सो व्हेन टू और मोर पर्सन एग्री टुगेदर टू राइट और utter defamatory words of another, and one of them writes or utter the word in the presence of others who have so agreed, all of them may be sued as a joint tortfeasor, provided the defamatory matter has been published to persons other than those who were acting together or the plaintiff. कोई भी पर्सन पब्लिकेशन वर्ड यूज कर रहे हैं बाय टू और मोर पर्सन, अगर दो डिफेंडेंट है वो एग्री करेंगे, हम लोग स्टेटमेंट देंगे इसके रिगार्डिंग कुछ बोलेंगे सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली आप दोनों लायबल हो जाओगे, आप जॉइंट टाइटफिशर हो जाओगे, एज सूट एज जॉइंट, दोनों को एक साथ सूट फाइल किया था एज जॉइंट टाइटफिशर। बट कंडीशन क्या है कि डेफामेटरी जो मैटर है हैज बीन पब्लिश्ड टू पर्सन अदर देन दोज हु वर एक्टिंग टुगेदर। आपने प्लेंटिफ को स्टेटमेंट दी, दोनों ने मिलकर दी, तो वो आप दो और वो प्लेंटिफ के अलावा किसी और को पब्लिश होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो नहीं। दैट रेपिटेशन ऑफ डेफामेटरी वर्ड्स, जब आप डेफामेटरी वर्ड के रिगार्डिंग आप उसको रिपीट कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो जो ऑफेंस है वो एक नया होता है। बट यहाँ पर वो लिखा है द पर्सन हु फर्स्ट मेक अ डेफामेटरी स्टेटमेंट not liable if the statement is republished by another person, even though he expressly stated he is reproducing what he has heard from some sources. First person, generally, the first person who makes a defamatory statement is not liable. अगर उसकी स्टेटमेंट के बाद the statement is republished by another person, किसी और ने पब्लिश कर ली, even though he expressly states, चाहे उसने वो बोला होगी भाई मैं मुझे किसी सोर्सेज से पता लगा है, लेकिन फिर आप लायबल नहीं होने वाले। However, no person has a right to repeat a slanderous statement without any justification. हालांकि ये तो रूल है कि बिना किसी कारण के आप रिपीट नहीं कर सकते slanderous statement. So if a person who is aware that a defamatory statement is false and still repeats or communicates it further, then he can also be held liable for the defamation as well. वो लायबल हो जाएगा। अब डेफामेशन बाय ओमिशन, आपकी तो ड्यूटी थी बट यू फेल्ड बाय ओमिशन। ओमिशन इज अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ ड्यूटी, जहां पर आपकी ड्यूटी थी बट यू फेल्ड टू ओबे दैट पार्ट ऑफ ड्यूटी।
वहां पर आपकी गलती हो गई और वो पब्लिश हो गई। फिर में भी पब्लिकेशन बाय ओमिशन, लाइक एक पत्रकार एक प्रॉपर वे में अपना स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड कर कर एडिटर को दे देता है कि कल न्यूज़पेपर में उसको पब्लिश करना है। एडिटर ने मना कर दिया कि इसको पब्लिश मत करना, बट बाय मिस्टेक तो पब्लिश हो गई। इट इज डेफर्मेशन बाय ओमिशन। इट वाज द ड्यूटी ऑफ दैट एडिटर, बट इंस्टेड ऑफ दैट वो पब्लिश हो गई, नॉट बाय इंटेंशन बट बाय ओमिशन। So there may be publication by omission as well. Failure by the defendant authorized and able to remove defamatory matters which is the work of another is published by him. Not liable. For example, someone puts up a defamatory letter on the notice board of a club. Club में आप notice board पर defamatory letter आप वहां पर लगा देते हो. And the person in charge has not removed it, वो remove ही नहीं करता एक proper within a reasonable time में, तो वो भी काउंटेबल होगा जो आगे आपने रिमूव नहीं किया। इट इज योर ड्यूटी एंड यू फेल टू अवेयर पार्ट, यू आर लायबल। तो इसलिए यहाँ पर बाय ओमिशन है। देन मेजर ऑफ डैमेजेस इन डेफामेटरी पब्लिकेशन, हाउ टू मेजर। सो द कोर्ट मस्ट टेक द फॉलोइंग थिंग्स इनटू कंसीडरेशन। देखो, रेपुटेशन किसी की मेजर नहीं की जा सकती, उसको नाप तोल नहीं सकते हम लोग किसी की रेपुटेशन को। कभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ऐसा यंत्र बना ही नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं बना जिससे हम लोग चेक कर सके लाइक का थर्मामीटर की फीवर कितना है। ऐसा कोई यंत्र नहीं बना हुआ है जैसे ये पता लगे डेफामेट जो डेफामेटरी स्टेटमेंट है उसके कारण उसकी गुडविल कितनी नीचे गिरी है, कितना नुकसान होगा उसको। बट ऑल्दो द कोर्ट जो है वो कुछ पार्ट्स का ध्यान रखेगी, लाइक द कंडक्ट ऑफ प्लेंटिफ उसको भी ध्यान रखेगी, हिज पोजीशन इन द सोसाइटी कैसी है वो भी ध्यान रखेगी, द नेचर ऑफ लेबल जो क्या वो क्या था, स्टेटमेंट क्या डेफामेटरी स्टेटमेंट में क्या थी वो भी ध्यान रखी जाएगी। एब्सेंस और रिफ्यूजल ऑफ एनी रिएक्शन और अपॉलजी बाय ऑफ लेबल, क्या उसके बाद अपॉलजाइज की है जो डिफेंडेंट है कि उसने क्या सॉरी फील किया है, वो भी ध्यान रखा जाएगा। The whole conduct of the defendant from the date of the publication of label to the date of the that decree, पूरा कंडक्ट ऑफ द डिफेंडेंट को ध्यान रखा जाएगा। उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा कि कितना कंपनसेशन देना है, कितना नहीं देना। Otherwise, there is no hard and fast rule to measure the defamatory statement to pass the compensation to the plaintiff. We have a case, Guruntala Venkateswarlu versus B. Demudu. The respondent was a bank officer. जो defendant जो respondent था, he was a bank officer and was sent on deputation to work as a managing director of cooperative society. Deputation में हम लोग भेज देते हैं नॉर्मली किसी भी ऑफिसर को। डेपुटेशन पे होता है वो परमानेंट नहीं होता, फॉर द टाइम बीइंग हम लोग किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर को डेपुटेशन के लिए किसी दूसरे डिपार्टमेंट में सेंड कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल रूल्स है हमारे। तो एपिलेंट द जो प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी था सेंट अ कंप्लेंट टू द बैंक alleging that the respondent had illicit connection with the ladies. तो एपिलेंट कौन था? उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रेसिडेंट, जिसमें आप एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहे हो। तो एपिलेंट जो था प्रेसिडेंट था, उसने एक लेटर लिखा कंसर्न बैंक को, क्योंकि वो बैंक से ही आया था, उसने बैंक को लिखा। उसकी में क्या एलिगेशन किया कि जो आपने सेंड किया है पर्सन एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसका हमारे ही ऑफिस में किसी लेडी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप है। वो लेटर के कारण विच अफेक्टेड द इमेजेस ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द टेन्योर एज द मैनेजिंग डायरेक्टर, जिससे हमारी पूरी सोसाइटी की जो छवि है वो खराब हो जाती है। रिस्पोंडेंट सेंट अ रिप्लाई डिनाइंग द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम, बट रिस्पोंडेंट जो था उसने डिनाई कर दिया कि ऐसा है, बिल्कुल गलत है, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। देन द ब्रांच मैनेजर ऑफ द बैंक कंडक्टेड एन इंक्वायरी। तो ब्रांच मैनेजर जहां से उसको भेजा गया था, उस ब्रांच मैनेजर ने इंक्वायरी कंडक्ट की और फाउंड आउट दैट द एलिगेशन वर फॉल्स, कि जो प्रेसिडेंट ने एलिगेशन लगाए थे वो फॉल्स इन नेचर के थे, and were made only with a view to see that the respondent is not deputed to inspect the affairs of the society. इसलिए उसको डिफेम किया गया ताकि वो कॉर्पोरेट सोसाइटी में दखल अंदाजी ना दे, वो प्रॉपर अकाउंट स्टेटमेंट ना चेक करे, इंस्पेक्ट ना करे प्रॉपर उनको,
प्रॉपर वे में, इसलिए उसको उसकी रेपुटेशन को हर्ट किया गया. तो रिस्पोंडेंट फाइल्ड फाइनली अ सूट ऑफ डेफेमेशन एलिजिंग 20,000 रुपीज एज ए कंपनसेशन. कोर्ट हेल्ड दैट द एलिगेशन वर पर्सनली डेफेमेटरी. क्योंकि लेटर में था, एज आई सेड अर्लियर, कि जिसमें हमने डेफिनेशन में डिफरेंस किया था कि जो लेबल है वो पर्सनली जो है वो एक्शनेबल है. एंड एपेरेंट वाज लायबल, एपेरेंट को लायबल ठहराया गया था डैमेजेस के रिगार्डिंग, लेकिन कोर्ट ने थोड़ा डैमेजेस कम कर दिए 5,000, लेकिन उसको लायबल तो ठहराया गया. कैन यू अनदर केस डेफर्मेशन वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच. अगर इसके रिगार्डिंग बात की जाए तो डेफर्मेशन इज इन जनरल, जैसे हमने किया है. और फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करें, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच की आर्टिकल 21, बोलने का अधिकार आपके पास है, लाइफ एंड लिबर्टी में. आर्टिकल 19 में आपको अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार वहां पर भी है. तो ये दोनों आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको राइट दे रहे हैं, उसका और डेफर्मेशन के रिगार्डिंग अगर बात की जाए, आपको पूर्ण अधिकार है. लेकिन आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि जो आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 90 में राइट टू स्पीच की बात करो, दैट इज नॉट योर एब्सोल्यूट राइट. आपकी उस राइट को कर्टेल किया जाता है, उसको रिस्ट्रिक्शन में रखा जा सकता है, कंडीशंस इंपोज की जा सकती हैं. इसलिए वो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दैट इज नॉट योर एब्सोल्यूट राइट. The question that arises is whether the liability arising out of the defamation is a violation of the right to freedom of speech. कोई पर्सन कहता भी आपने मुझे डिफेम किया है, वो कहता नहीं नहीं नहीं, डिफेम क्यों किया, मेरा तो राइट टू स्पीच है जी, अधिकार है, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं बोल सकता हूँ. अब मेरे बोलने से आपको नुकसान होता है तो उसने मेरी क्या गलती, मेरा तो फंडामेंटल राइट है. तो लॉ कहता है ये फंडामेंटल राइट कुछ नहीं है, वो एब्सोल्यूट नहीं है. आपकी किसी स्टेटमेंट के कारण किसी को हर्ट हुआ है तो दैट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच. तो इसको सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिस्कस किया गया था, आपने ये पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन में. तो द पिटीशन रिगार्डिंग द decriminalization of a defamation was filed. The petition challenging the constitutional validity of section 490 and 500 of the IPC. सबसे पहले उसने वो चैलेंज किया कि नहीं, मेरा ये फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है. 499 and 500 of the Indian Penal Code, these sections violated my fundamental right to speech. तो सुब्रमण्यम स्वामी के केस में कोर्ट ने कहा कि नहीं, reasonable restriction can be imposed. आर्टिकल 21 में reasonable restriction can be imposed. Although जो defamation की वर्ड की बात करें, वो सिविल है, वो क्रिमिनल है, दोनों में फॉल करता है, बट इट इज नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट ऑफ. तो कोई भी अगर बात करें तो इट इज नॉट अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, नॉन आर्बिट्ररी, नॉर वायलेटिव एनी राइट टू द इक्वालिटी ग्रांटेड बाय द आर्टिकल 20. तो ये कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं. Then Shreya Singhal versus Union of India, IT Act, the most important case. इस केस में एक पटिशनर ने चैलेंज किया था कि सेक्शन 66A जो IT एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल. Contending that it was not a reasonable section on the freedom of speech and especially granted Article 20 of the Constitution. They argued that the important section was unconstitutional because it provided the protection against annoyance, inconvenience, insult, injury, or criminal intimidation, which is not covered in Article 19. Court found the 66th section जो है to be vague, invalidated it on the ground being violated the right of freedom of speech and expression. क्योंकि अगर आपके उस अधिकार को कहीं भी रिस्ट्रिक्शन में ना रखा जाए तो किसी ना किसी के लिए अनोयंस पैदा करेगा, इनकन्वीनियंस पैदा करेगा, इंजरी करेगा. इसलिए कोर्ट ने कहा कि वो गलत होगा अगर आपके जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच को, एक्सप्रेशन को, अगर उसको सीमित रखा जाएगा तो वो वेल एंड गुड है. लेकिन अगर ऐसा सेक्शन जो आर्टिकल 19 को ही वायलेट कर रहा है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. अगर वो सेक्शन इटसेल्फ ये कह रहा है कि आर्टिकल 19 एप्लीकेबल ही नहीं है हमारे ऊपर, तो वो सेक्शन इटसेल्फ गलत है. तो श्रेया सिंघाल का फेमस केस है हमारा. देन डिफेंसेस क्या है हमारे पास? We have many defenses. The first is justification by truth. अगर आप सच बोल रहे हो तो एब्सोल्यूट डिफेंस है. प्रिवेंटिव सूट फाइल कर दे, डेफेमेशन के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है. आप कहते हो भाई मैंने तो सच बोला था, मैंने कौन झूठ बोला है. The truth is an absolute defense. If the statement made is authentic
सही है, then it does not constitute defamation, वो defamation नहीं है. For example, X makes a statement in an interview about why indulging in gambling and why files a suit against him. X is able to justify to prove it, then why claim will be dismissed. अगर X ये prove कर दे कि वो तो gambling का business run कर रहा है, अगर वो prove कर दे फिर defamation कैसी है? X says कि भाई तो gambling का offense कर रहा है, उसने अपने इंटरव्यू में कह दिया, वाई ने झूठ वाले कर दी, भाई मैंने कौन सा गैम्बलिंग की है, लेकिन अगर तो एक्स प्रूव कर दे तब इट मींस वो जस्टिफिकेशन है, जस्टिफिकेशन बाय ट्रुथ है. तो ये प्रूव आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर प्रूव नहीं कर पाए तो आपका केस आपके अगेंस्ट हो गई. तो वी हैव अ केस, राधेश्याम तिवारी का केस है. इस केस में डिफेंडेंट जो था वो प्रूव ही नहीं कर पाया कि जस्टिफिकेशन जो है वो ट्रुथ थी. The defendant was unable to prove. अगर आप प्रूव नहीं कर पाए तो आप डेफेमेशन के लिए लायबल हो. Then fair and bona fide comment, नॉर्मली हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, अदरवाइज जो भी आपकी लाइक सोशल मीडिया की जो भी एप्स वगैरह होती हैं, आप नॉर्मली कमेंट कर देते हो वहां पर. नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर आपके कमेंट के कारण किसी को हर्ट होता है तो आप लायबल हो जाओगे. बट अगर आप ये प्रूव कर दो कि मेरा तो कमेंट था वो बोना फाइड था, फेयर था, तो कोई लायबिलिटी नहीं. सो नथिंग इज डेफेमेटरी व्हिच इज फेयर कमेंट इन द मैटर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, बट वो पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग होगा. Defendant can avail this defense when he has merely made a fair comment in a matter of public interest, but you have to prove कि वो fair है. It is all the duty of the defendant to prove that the comment made by him is in the interest of public interest and it is fair enough. तो आपके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल नहीं किया जा सकता. The principle relates to defense of fair comment have been stated by the jurors in the following way, like the comment should be on a matter of public interest. पहली बात public interest involved होना चाहिए, based on fact होना चाहिए, क्योंकि हमेशा फैक्ट के बेसिस पे बात करने वाले कभी झूठ नहीं बोलते. Comment, though it can be include interference with the fact, must be recognizable as a comment. आप उसको comment लेके चलोगे कि वो comment है, recognizable as the comment. The comment must satisfy the following objective test. Could any man honestly believe, express that opinion on the proved fact? तो वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, क्या कोई पर्सन ऑनेस्टली उसके ऊपर बिलीव करेगा? वो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, उसको क्लियर करना पड़ेगा. Lastly, even though the comment satisfy the objective, the defense can be defeated if the plaintiff proves that the defendant was actuated by express malice. ये आपकी इंटेंशन थी, जानबूझकर आपने वो कमेंट किया, it was your intention. अगर इंटेंशन प्रूव हो गई तो आपका ये डिफेंस खत्म. तो सेम अप्रोच हम लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं. एनी मैटर ऑफ सब्जेक्ट व्हिच अट्रैक्ट्स पब्लिक अटेंशन एंड इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. तो अगर वहां पर यू प्रूव कि वो मेरा कमेंट था वो फेयर इन नेचर का था, तो यू आर नॉट लायबल. Like suppose A puts an allegation on B of being corrupt in a newspaper. If A is not able to prove that the allegation were true, then his comment will be treated as a not a fair comment and वो defamation के liable हो जाएगा. Third defense है fair comment and justification distinguish हुआ, इसी के रिगार्डिंग है वो. fair comment और justification के रिगार्डिंग अगर वो distinguish हुई तो वो प्रॉब्लम आएगी. तो plea of fair comment is available only in respect of both facts and opinion. Facts के ऊपर जो मैं opinion दे रहा हूँ वो भी fair होनी चाहिए. So it is not necessary to prove the truth of the comment. When justification जब आप justified कर रहे हो in respect of the matter of opinion, मेरी opinion तो ये है, तब भी वो fair ही माना जाएगा. So you are not liable. Then we have another ground, that is absolute privileges. Absolute privileges. Conditional B, absolute B है. It gives the person an absolute right to make the statement, even if it is defamatory. चाहे वो defamatory statement है, आप दे दो, कोई इशू नहीं है. पार्लियामेंट में ऐसे ही होता है. तो जिसने वो पर्सन ने डेफामेशन स्टेटमेंट दी है, चाहे वो डेफामेटरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इम्यूनिटी उसको दी है फ्रॉम द लायबिलिटी राइजिंग आउट ऑफ द डेफामेशन सूट. तो जनरली एब्सोल्यूट प्रिविलेज एग्जाम डेफामेटरी स्टेटमेंट्स मेड ड्यूरिंग द जुडिशियल प्रोसीडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स.
दोनों साइड में उसको एब्सोल्यूट प्रिविलेज में रखा गया है। जब बाय लेजिस्लेटर ड्यूरिंग द डिबेट्स इन द पार्लियामेंट उसको भी रखा गया है, ड्यूरिंग पॉलिटिकल स्पीच इन द पार्लियामेंट प्रोसीडिंग उसको भी रखा गया, कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाउसेस तो वो इन द आइज ऑफ लॉ सेम है, तो इसलिए उसको भी कवर किया गया इस सिचुएशन में। तो दैट इज अ प्रिविलेज वन, एब्सोल्यूट प्रिविलेज दिया गया है। फॉर एग्जांपल इफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में आप एक स्पीच दे रहे हो जिसके कारण दूसरा पॉलिटिकल जो पार्टी होगा, चाहे वो एमएलए चाहे वो एमपी है, उसकी इंसल्ट कर रहे हो आप ओपनली, हेयर एक्सेस प्रोटेक्टेड बाय एब्सोल्यूट प्रिविलेजेस। आपने नॉर्मली देखा होगा हमारे पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी को, अदर पर्सन्स को पप्पू वर्ड यूज करते हुए, और ये बड़ा फेमस हो गया हमारी सोसाइटी में। पप्पू वर्ड्स यूज कहाँ से स्टार्ट हुआ? भाजपा से। पहले तो कभी पप्पू था नहीं, वो उन्होंने स्टार्ट किया। जब तो कांग्रेस तो वो खुद है, तो भाजपा ने स्टार्ट किया था। वो पप्पू वर्ड जो है वो हर किसी के माउथ पे है कि पप्पू पप्पू, बट फाइनली ही प्रूव दैट ही इज नॉट अ पप्पू। जब आपकी मेजोरिटी गिर गई तो वो पप्पू नहीं है। तो बट प्रॉब्लम ये है कि वो पार्लियामेंट में है, अगर बाहर दे रहे हो तो वो पप्पू आपके ऊपर सूट फाइल कर सकता है। Why you are using the word against me? I'm not a papu. I have a specific name. Call me by that name. तो बट क्योंकि वो पार्लियामेंट में इसलिए कोई ऑफेंस नहीं है। In the case of TJ Ponan versus MC Varghese, the court held that the letter sent by the husband to his wife, which contained defamatory about the father-in-law, does not in case of defamation. तो फादर और वाइफ में आप वाइफ को, अपनी वाइफ को आप लेटर लिख रहे हो जिसमें आप उसके फादर के अगेंस्ट बहुत कुछ लिख रहे हो, बट वो जो लेटर वो वाइफ को लिखा गया है, तो उसकी पब्लिकेशन तो अभी हुई नहीं है। तो इट इज प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्पाउसेस एज पर सेक्शन 120 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एज वेल। तो चैटर्जी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, इसमें भी कोर्ट ने ये कहा था जो लेटर फ्रॉम द सेक्रेटरी है of state of India to his parliamentary and the secretary providing the material for the answer to the parliamentary question was absolutely, वो भी privileged है in between those। तो ये privileged वन है। यहाँ पर कोई भी अगर चाहे defamatory word भी यूज कर रहे हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में privileged वन है, absolute है। then parliamentary privilege in the Indian constitution में भी वर्ड लिखा गया है। आर्टिकल 19 आपको अधिकार दे रहा है राइट टू स्पीच, और आर्टिकल 105 194 आपको पार्लियामेंट में अधिकार दे रहा है कि देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग के दौरान उसको रखा जाएगा। आर्टिकल 19 को एक साथ लिखा जाएगा। तो 105 and 194 of the Indian Constitution gives certain rights immunity to the members of the House of Parliament, चाहे वो लोकसभा चाहे वो राज्यसभा, दोनों को अधिकार ये है कि आप खुलकर बोल सकते हो किसी के अगेंस्ट। आपको जनता ने चुनकर भेजा और जनता की आवाज को आपको पार्लियामेंट में रखने का अधिकार है। उससे चाहे आप किसी की डिफेम करो, चाहे कुर्सी मारो, कुछ भी करो, प्रिविलेज्ड वन, कोई डेफामेशन नहीं। तो आर्टिकल 104 क्या कहता है? 105 से दैट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल नॉट बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल इन एनी कोर्ट फॉर अ स्टेटमेंट मेड इन द डिबेट्स इन द पार्लियामेंट। बिल्कुल इम्यूनिटी दे रखी है हमें, फ्रीडम है बिल्कुल, बोलो आप जितना बोल सकते। पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट के केस में भी ये भी फेमस केस रहा है हमारा। एपेक्स कोर्ट ने हैंड किया जो आर्टिकल 5052 gives immunity from court proceedings extends even to taking of bribes by a member of parliament for the purpose of holding in a particular manner from level 105 भी रह गया। सेकंड क्लॉज हमारी यहाँ पर क्या कहती है of article 105 confers immunity inter alia in respect of anything said in the parliament। the word anything is of the widest import। इन्होंने वर्ड जो कहा कि आप पार्लियामेंट में जो वर्ड बोल रहे हो वो वाइडर सेंस में लेके गए, और इज इक्वल टू एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। द ओनली लिमिटेशन इज द वर्ड मस्ट बी स्पोकन, वो स्पोकन होना चाहिए ड्यूरिंग द सिटिंग ऑन द पार्लियामेंट, जब आप पार्लियामेंट में बैठे तब होना चाहिए। तो ये जो फ्रीडम है इज गिवन इवन टू नॉन मेंबर्स लाइक द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो तो मेंबर नहीं है बट ही हैज द राइट टू सिट इन द पार्लियामेंट, तो उसको भी ये अधिकार दिया गया है so that every member can participate freely in the debates and discuss without any fear। इसलिए ये अधिकार संपूर्ण अधिकार दिए गए उसको। and qualified
एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है. So when a person making the statement has a legal, social or moral duty to make it, आपको लीगल, सोशल और मॉरल ड्यूटी है कि आप उसको दो, डेफर्मेटरी स्टेटमेंट बोलो. एंड द लिसनर हैव एन इंटरेस्ट इन इट, और लिसनर है उसका इंटरेस्ट बन रहा है, देन द डिफेंस ऑफ क्वालिफाइड प्रिविलेजेस अलाउड. तो वहां पर हम लोग अलाउ करते हैं. फॉलोइंग अप लाइक सर्टेन रेफरेंस फॉर अ जॉब एप्लीकेंट, आंसरिंग द पुलिस इंक्वायरी वेयर डिफेंस कैन बी वेल्ड ऑफ. उसके रिगार्डिंग आप डिफेंस पुलिस इंक्वायरी में आप कुछ आंसर दे रहे हो, कोई इशू नहीं है. प्रिविलेज वन है, आप दे दो, किसी के रिगार्डिंग भी आप बोल सकते हो. तो इंक्वायरी है तो इंक्वायरी है, इट इज नॉट काइंड ऑफ पब्लिकेशन टू एनी पर्सन. रेफरेंस, आप किसी का रेफरेंस दे रहे हो जॉब के लिए एप्लीकेंट के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिश्ड बुक्स, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं रिव्यू में हम लोग कमेंट कर देते हैं. आजकल तो नॉर्मल हमारा सिस्टम ये है कि हम लोग रिव्यू चेक करके हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं कि उसका कितना पॉइंट है, 10 में से कितना है, 9 है, रेटिंग कितनी है, 8 है, 6 है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं. तो वो रिव्यू फेयर होना चाहिए. Communication between the parents and the teachers, it is not a defamation. वो privileged है, चाहे वो क्या conditional है. Communication between the employer and the employees, communication between the traders, creditors, सबको यहाँ पर रखा गया, लेकिन वो qualified privileges में रखा गया. So these privileged communication must relate to a business at hand, even if it was said was untrue, चाहे वो untrue है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर रखा गया है कि उसको conditional privilege चाहिए. अब यहाँ पर जो डिफरेंस है एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड प्रिविलेजेस में, सबसे पहले प्रिविलेजेस में डिफेंडेंट कैन अवेल दिस डिफेंस इवन व्हेन ही हैज मेड द फॉल्स एंड डेफेमेटरी स्टेटमेंट. क्योंकि वो एब्सोल्यूट है. पार्लियामेंट में जो आपका मन कर रहा है बोलो, गाली गलौज भी चलता है वहां पर, आपने देखा होगा, लेकिन वो सेम क्वालिफाइड प्रिविलेजेस में नहीं है. तो क्वालिफाइड प्रिविलेजेस में defendant जो है can avail his defense when he made the false and defamatory statement deliberately but without merit. Intention नहीं दी आपकी, गलती से हो गया. Qualified privileges. It can be used as a defense in the parliament, judicial, naval, military or normally state proceeding में. But यहाँ पर already हमने देखा है employer employee में it can be used as a defense in combination made in the course of legal, social, moral or ड्यूटी. जहां पर आपकी ये ड्यूटी है उसमें आप यूज कर. अब स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, हर पर्सन की ओपिनियन है. आपकी ओपिनियन क्या है किसी के रिगार्डिंग, मेरे रिगार्डिंग, नबी सर के रिगार्डिंग, आपके और भी नेबर्स होंगे उसके रिगार्डिंग, जो आपका वेल विशर है उसके रिगार्डिंग आपकी ओपिनियन क्या है. तो दैट पर्टिकुलर ओपिनियन इफ इट इज बेस्ड ऑन लाइक आप जो बोल रहे हो फेयर बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट बोल रहे हो, आपकी ओपिनियन, it is a defense. So if the statement made is an opinion and not a statement of fact, then it can be defamatory. It cannot be a defamatory. For example, if a person say that he finds an actor ugly, like ठीक है मुझे नहीं अच्छा लगा कोई एक्टर अगली लगा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. The statement is just an opinion. अगर ओपिनियन से कुछ अलग हुआ, आपकी बात पर इंटेंशन हो गई, जानबूझकर आपने वो ओपिनियन दी, तब वो defamatory. However, if he says that actor is a drug addict, actor is a drug addict and has had multiple affair, तो भाई ये गलत हो जाएगा. फिर ओपिनियन नहीं है, आप उसकी पर्सनल लाइफ में अपनी नाक घुसोड़ रहे हो, वो गलत है. तो इसलिए देन जस्ट स्लो डाउन. नाउ तो ये स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, आपकी ओपिनियन बिल्कुल फेयर होनी चाहिए. ओपिनियन के अलावा कोई और फैक्ट के रिगार्डिंग अगर बात करो वो करते हैं, जैसे ऐसा कि एक्टर जो है ड्रग एडिक्ट है, चलो ठीक है वो ड्रग एडिक्ट है, लेकिन ही हैड मल्टीपल अफेयर्स, वो तो फिर आप पर्सनल लाइफ में जा रहे हो. अगर आप किसी एक्टर के रिगार्डिंग बात करना चाहते हो तो उसकी एक्टिंग के बारे में बात करो ना. उसकी पर्सनल लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, वो ड्रग एडिक्ट है, मल्टीपल फेज है, तो गलत है. आपकी ओपिनियन उसकी एक्टिंग के रिगार्डिंग होनी चाहिए, उसकी पर्सनल लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए. तो वो डेफामेटरी है. अगर आपकी डेफामेटरी के कारण उसको कोई लॉस होता है तो डेफिनेटली यू आर लायबल. एंड कंसेंट, आप बीइंग एज अ डिफेंडेंट आप कह रहे हो कि प्लेंटिफ की कंसेंट थी सर स्टेटमेंट में,
तो फिर तो वो डेफर्मेशन ही नहीं है। प्लेंटिव कंसेंट द स्टेटमेंट मेड टू देयर इज नो डेफर्मेशन। आपने तो प्रूफ करना है कि सर मैंने पब्लिश की थी नो डाउट, बट इसकी कंसेंट थी तभी पब्लिश किया। अदरवाइज मेरी कोई टेंशन नहीं थी पब्लिश करने, बट विद हिज कंसेंट आई पब्लिश द मैटर टू द अदर पर्सन। अब उससे डेफर्मेशन हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Censor passed in good faith by the person having lawful authority. It is not defamation of a person persons having over another authority, either conferred by law or arising out of the lawful contract made with another to pass in good faith any censure on the conduct of that other in matter in which such person lawfully authority relates. For instance, judge को आप कैसे डील कर रहे हो? जज सेंसरिंग द कंडक्ट ऑफ विटनेस। जज है वो विटनेस को कई बार डांट भी देता है, झूठ बोल रहे हो, पैसे लिए आपने, बाहर निकलो यहाँ से। और वो गुड फेथ में होता है ना, पर्सनली ट्राई तो नहीं कर रहा वो। अगर वो गुड फेथ में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली बोर्ड ही लिखा है गुड फेथ, अगर वो गुड फेथ नहीं है तो भाई वो डेफर्मेशन। So for instance, a judge censoring conduct of witness or a banker censoring the cashier of his bank or engineer submit a report to the multiplicity that the contractor had taken away the stock of metal. But if it is in good faith, it is not a defamation at all. Acquisition, allegation लगाना normally. Acquisition made in good faith to the authorized person. So acquisition made in good faith, अगर आपने किसी के ऊपर एक एलिगेशन लगाया बट वो मेड इन गुड फेथ है against a person who has a lawful authority over that person is not a defamatory, it's not a defamation. तो ये प्रूव करने की जरूरत है कि आपकी जो स्टेटमेंट है, जो एलिगेशन थे वो ट्रू थे, बट ही मस्ट प्रूव दैट देयर वाज अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर हिम टू बिलीव इन द एलिगेशन। कि मुझे नहीं पता कि वो एलिगेशन झूठे हैं सच है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड थे जिसके ऊपर मैं ये बिलीव कर सकूं वो एलिगेशन सही है। वो सही है या नहीं एक्चुअल में मुझे नहीं पता, बट मेरे पास रीजनेबल ग्राउंड थे जिसपे मैं बिलीव कर सकूं कि वो सही है, बट वो प्रूव करेगा। Then civil and criminal defamation के रिगार्डिंग, defamation as a tort civil है, क्राइम में तो हमने पढ़ा ही है, वो बेलेबल है, नॉन कॉग्निबल है, कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी, कंपाउंडेबल है। सेकंड, इट इज बेस्ड on a tort law, an area of law which has no statute to define wrong and realize, जो वो unqualified law है। Whereas criminal offense is a qualified law, specifically section 490 and section 5 में deal कर रहा है, but law of tort is not a qualified one. It provides redressal to the plaintiff by awarding damages in the form of unliquidated damages. But वहां पर तो इंडियन पैनल कोड में और बीएस एक्ट में तो हम लोग उसको सजा कर रहे हैं। Damages are awarded on the basis of probabilities, कितना नुकसान हुआ है, कितना डेफिनेशन हुआ है, वहां पर डेफिनेशन offense of defamation has to be published beyond the reasonable doubt, आपको प्रूव करना पड़ेगा तब जाके उसको सजा होगी। It is generally a slow process to seek relief in India, tort के भी यहाँ पर, लेकिन वहां पर क्राइम है तो वो जल्दी विटनेसेस कवर होते हैं तो उसको सजा भी हो सकती है। The last one is a person found guilty can be penalized only कि आप damages दे दो, बट यहाँ पर तो सजा है 2 साल की। So defamation जो law है serves the purpose of protecting people from having their reputation to be hurt by another person without having any justification. आपके पास राइट है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आपकी है, कोई पर्सन आपकी राइट एंड लिबर्टी को हर्ट नहीं कर सकता, रेपुटेशन को आपकी हर्ट नहीं करता, लिबर्टी है वो आपकी as a property है, reputation is a property of the person, so no one has a right to intervene, no one has a right to hurt your reputation. So this is all about the defamation. इसको प्लीज आप कवर कर लेना। I have already sent the notes to you, सारे नोट्स मैंने सेंड कर दिए थे, इसलिए प्लीज उसको ध्यान रखना, मेक श्योर कि इसको प्रॉपर कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है जी, तो कल से हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं केस लॉ के रिगार्डिंग डिस्कशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉ हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, तो मेक इट श्योर आपकी प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड।
काफी इंपॉर्टेंट हमारा होगा टॉपिक, जो भी हमारा टॉपिक होगा। तो ठीक है, लॉ ऑफ टॉट में कई बच्चे इंटरेस्टेड थे, कई बच्चे इंटरेस्टेड नहीं थे, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इसलिए आपके लिए वो जरूरी है कि आप उसको समझो, हर टॉपिक को समझो। आपको पता होना चाहिए बीइंग एज लाइक आप लॉबी कौन सी हो, लॉ की लॉबी में काम कर रहे हो, प्रोफेशन आपका लॉ है, और इसलिए आपको हर एंगल में हर किसी फैक्ट के रिगार्डिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए, फैक्ट के रिगार्डिंग क्या रेमेडी होनी चाहिए, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। रंजीत सर इज वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट क्लास कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग। ठीक है जी, तो आप प्लीज कॉल लेना इन केस ऑफ एनी डाउट। आप ये बता देना अगर आपको लगा कोई लेक्चर रिपीट करना, तो वी विल डू इट अगेन। हाँ जी, एनीवन? ठीक है जी, ऑल सर क्लियर? मैं कब से होगा सर? सॉरी सर जजमेंट राइटिंग सर कब से शुरू हो रहा है सर? कल से होगा ना? नहीं, जजमेंट आईडी पहले तो हम लोग कवर करेंगे ना, उसके जो केस लॉ है उसको कवर करेंगे। इस मंथ में सब कुछ कंप्लीट होगा। हमारे पास दो ही तो टॉपिक है हमारे पास, केस लॉ एंड द सेकंड इज द जजमेंट राइटिंग। इस मंथ में दोनों कंप्लीट होंगे भाई। टुडे इज 3 ना, तो 27 डेज आर लेफ्ट। 27 डेज में हमने सारी केस लॉज कवर करने हैं, एंड वी विल डू द हाउ टू राइट द जजमेंट, उसके ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है, ओके सर। तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द केस लॉ, एंड उसके बाद फिर देखेंगे, बीच में हम लोग करवाते रहेंगे उसको भी, दोनों कवर करेंगे इस मंथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर इज जस्ट वेटिंग, तो विद इन अ मोमेंट आपको सर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, बाय। Good night, sir. गुड नाइट मैडम।